जो सम्राट अशोक 36 वर्ष, उसके बाद 7 वर्ष, फिर 8 वर्ष, फिर 8 वर्ष, फिर 12 वर्ष, फिर 7 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 6 वर्ष। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने हथियार नहीं रखा था। और मैं ये बोलता हूं कि अगर ये हथियार रखे थे तो जो हथियार को चमकाए थे, इनके बाद जो शासनकाल जिसका भी आया, तो वो इस भारत को क्यों नहीं विश्व गुरु बना के रखे? वो चेला क्यों बन गए? इनके शासनकाल में दुनिया के लोग विदेश से इंडिया में पढ़ने आया करते थे। और आज जब मौर्यों के अलावा दूसरे का शासनकाल हुआ तो हम लोग विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब विदेश में पढ़ने जाएंगे तो चेला कहलाएंगे कि गुरु कहलाएंगे? हम लोग विदेश में पढ़ने जाएंगे तो चेला कहलाएंगे कि गुरु कहलाएंगे? और एक शासनकाल था कि इनके शासनकाल में फाहियान कहाँ पढ़ने आया था, वेनसोंग कहाँ पढ़ने आया था? इंडिया में पढ़ने आया था। तो उस समय 23 यूनिवर्सिटी, 84,000 विद्यापीठ, भारत का शैक्षिक पावर 75%। तब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, जापान जैसे देशों का आता पता नहीं था। तो कहने का मतलब कि बृहद्रथ को कोई सामने से नहीं परास्त किया है लड़ करके, धोखे से तो हम किसी को भी मार सकते हैं। तो मौर्यों को सामने से किसी ने परास्त नहीं किया है। तो जो ऐसा कहते हैं उनको, हमको लगता है कि जो सम्राट अशोक ने तलवार रखा तो मौर्य वंश या जो भी कुछ है, तो उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। तो साथियों, जैसे कि आज सम्राट अशोक धम्म दिवस पर, तो साथियों जैसे हम लोग बहुत ऐसा सारा सुनते हैं सम्राट अशोक महान के बारे में, कि जैसे सम्राट अशोक ने जब शस्त्र रखा, सच्चाई ये है कि सम्राट अशोक ने शस्त्र रखा ही नहीं था। उनका जो कहने का मेन ध्येय था, धम्म दिवस का अर्थ हमेशा के लिए तलवार रख देना या युद्ध त्याग देना नहीं है, प्रजा की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना। क्योंकि प्रजा की रक्षा और देश की सुरक्षा करना राजधर्म है। तो और आप लोगों को जानकारी होगा कि जब सम्राट अशोक जो मिला जुला के 11 साल के थे, उनका जो जन्म हुआ था, जन्म के 11 साल के बाद, तो जब वह तक्षशिला में गए थे तो वहाँ पे उस समय कीचक का शासन चलता था, वहाँ का प्रांतपाल था। तो वह जो है वहाँ पे बहुत सारा आतंक मचाया हुआ था। तो सोचिए कि सम्राट अशोक 12-11 वर्ष की उम्र में न उनके पास कोई शस्त्र, न कोई शस्त्र, न तलवार, और समुद्री मार्ग से जा करके वहां पर कैसे एक जो उसके विपरीत में थे, जो कीचक के विपरीत में थे, क्योंकि वह अत्याचारी था, तो उसके बहुत सारे विपरीत में भी थे। तो जो विपरीत में थे उन लोगों को एकजुट किया। फिर एक समय ऐसा आया कि वहां पर जब उनके पास काफी संख्या हुई, कई बार लड़े, तो जब उन्होंने जीता, जैसे उसके जो सेनापति थे और लोग थे, उसमें जब वो किसी को मारते थे तो वहां पर एक स्तंभ लगा देते थे उस समय। तो ये सोचिए कि जो ये मिला जुला के अभी जो 84,000 उन्होंने स्तंभ या स्तूप बनवाए हैं, सोचिए कि वो कितने वजन होते होंगे और चुनार से कैसे खोद करके पूरे भारत में पहुंचाए होंगे। आज जो भारत में 84,000, उस समय का जो भारत देखा जाए तो जो तक्षशिला भी पाकिस्तान में है, बाकी जो और, तो इनका जो भारतवर्ष था वह 100, जब इन्होंने कलिंग युद्ध किया तो वहां पर उन्होंने जब वहां पे युद्ध किए तो वहां पे लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। तो जब 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए तो लास्ट पंक्ति वहां की महिलाएं आकर के युद्ध करने लगी। तो जब महिलाएं युद्ध करने लगी तब उन्होंने कहा कि अब मैं शांति और अहिंसा के बल पर लोगों के दिलों पे राज करूंगा। अगर एक घर का एक मुखिया को कुछ होता है तो कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसके चाहने वाले, उसके दोस्त मित्र, उसके धर्म के अनुयायी, उसके कितने लोग, मतलब वह जिस शासन प्रशासन में रहता होगा, जहां उसका सर्विस होगा, कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो जहां पर लाखों लोग मारे गए हों तो निश्चित ही वो राजा, और बहुत सारे राजा होते हैं कि जिस जीत के बाद जश्न मनाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक मातम मना रहे हैं कि कैसी विजय है। तो उस समय उन्होंने जो तलवार को पीछे की, अब हम किसी को अकारण हत्या नहीं करेंगे, अपनी प्रजा की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए तलवार। और इसका उदाहरण है कि जब कलिंग में वह लेख लिखवा रहे थे तो
तो वहां पे लोगों ने विद्रोह किया कि आपने कनिंग को जीता है, हम कनिंग पे लेख नहीं लिखवाने देंगे। तब उन्होंने कहा कि इन हाथों ने हथियार रखा है, हम चलाना नहीं भूले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास का बोध होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि तलवार रखने के बाद मौर्य वंश का नाश हो गया या पतन हो गया, जो कहते हैं, तो साथियों यहाँ पर आप देखिए सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है 322 से 299 ईसा पूर्व, ये 23 वर्ष का शासनकाल रहा। उसके बाद जब बिंदुसार राजा बने तो 299 से 274 ईसा पूर्व 25 वर्ष शासन, और जब सम्राट अशोक महान का शासनकाल रहा तो 274 से 328 ईसा पूर्व अर्थात 36 वर्ष। इसके बाद आप यहाँ देखिए पुराण 238 से 231 ईसा पूर्व 7 वर्ष। दशरथ 231 से 223 ईसा पूर्व 8 वर्ष। संपत्ति 223 से 215 ईसा पूर्व 8 वर्ष। और देखिए शाली शुक 215 से 203 12 वर्ष। देववर्मा 208 है मास्टर, अच्छा 203 से 196 ईसा पूर्व 7 वर्ष। और फिर सप्तधन वन 196 से 190 ईसा पूर्व 6 वर्ष। बृहदर्थ मौर्य 190 से 184 ईसा पूर्व अर्थात 6 वर्ष। टोटल 138 वर्ष रहा। तो साथियों जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया, इनका जो शासनकाल रहा है 36 वर्ष का, तो 8 वर्ष के बाद उनका जो राज्याभिषेक हुआ उसके 8 वर्ष के बाद उन्होंने कलिंग युद्ध किया। तो 8 वर्ष के बाद जो ऊपर से जो मतलब जो 36 में आप 8 वर्ष माइनस करेंगे तो 28 आएगा। तो 28 वर्ष शासन ऐसे कैसे रहा भाई? अगर हमने तलवार रख दिया है तो कोई भी पड़ोसी आके कब्जा कर सकता है। तलवार रख दिए हैं तो कोई भी पड़ोसी आके कब्जा कर सकता है। उसके बाद यहां पर आप देखिए, इनके बाद जो सम्राट अशोक 36 वर्ष, उसके बाद 7 वर्ष, फिर 8 वर्ष, फिर 8 वर्ष, फिर 12 वर्ष, फिर 7 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 6 वर्ष। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने हथियार नहीं रखा था। और मैं ये बोलता हूं कि अगर ये हथियार रखे थे तो जो हथियार को चमकाए थे, इनके बाद जो शासनकाल जिसका भी आया, तो वो इस भारत को क्यों नहीं विश्व गुरु बना के रखे? वो चेला क्यों बन गए? इनके शासनकाल में दुनिया के लोग विदेश से इंडिया में पढ़ने आया करते थे। और आज जब मौर्यों के अलावा दूसरे का शासनकाल हुआ तो हम लोग विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब विदेश में पढ़ने जाएंगे तो चेला कहलाएंगे कि गुरु कहलाएंगे? हम लोग विदेश में पढ़ने जाएंगे तो चेला कहलाएंगे कि गुरु कहलाएंगे? और एक शासनकाल था कि इनके शासनकाल में फाहियान कहाँ पढ़ने आया था, वेनसोंग कहाँ पढ़ने आया था? इंडिया में पढ़ने आया था। तो उस समय 23 यूनिवर्सिटी, 84,000 विद्यापीठ, भारत का शैक्षिक पावर 75%। तब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, जापान जैसे देशों का आता पता नहीं था। तो कहने का मतलब कि बृहद्रथ को कोई सामने से नहीं परास्त किया है लड़ करके, धोखे से तो हम किसी को भी मार सकते हैं। तो मौर्यों को सामने से किसी ने परास्त नहीं किया है। तो जो ऐसा कहते हैं उनको, हमको लगता है कि जो सम्राट अशोक ने तलवार रखा तो मौर्य वंश या जो भी कुछ है, तो उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। सही कह रहा हूं कि नहीं भाई साहब? और सम्राट अशोक ने जब धम्म स्वीकार किया तो उन्होंने, उनका जो कुछ पंक्तियां हैं, अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो, परधानी का चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। विश्व विजय भी किया ही तूने, धम्म विजय भी तेरी है। अंधकार युक्त इस दुनिया में धम्म ज्ञान ज्योति जला दिया। सब तो केवल कहते थे, तुमने करके दिखा दिया। और सम्राट अशोक जो भी करते गए, हद पार करते गए। चाहे कलिंग युद्ध हो, चाहे लेख लिखवाना हो, या चाहे धर्म का प्रचार प्रसार हो, कोई भी कार्य उन्होंने किया, हद पार करते गए। हम लोग हद के अंदर में हैं। तो हम लोगों को इतिहास इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा से हमारे अंदर शक्ति आती है।
और अगर आप कहीं चौराहे पे जाएंगे, तिराहे पे जाएंगे, अभी जैसे हम लोग बहुत सारे जैसे समझो हम कुछ भी संस्थान बनाते हैं, जैसे समझो कि एक हिंदुओं का कोई पूजा पाठ या जो भी है, या एक स्कूल बनाते तो वहाँ से हिंदू पैदा होगा, मुसलमान के स्कूल में पढ़ने वाला मुस्लिम पैदा होगा। लेकिन अगर राष्ट्रीयता का प्रतीक जहाँ अशोक स्तंभ ऐसी भावना हो तो वहाँ एक भारतीय पैदा होगा। तो हम लोगों को अपने अंदर भारतीयता लानी पड़ेगी। तो हम चाहेंगे कि अब कुछ साथी और भी सम्मानीय देवा जी ऐसा सब भाई सुनेंगे ही तो वक्ता हमारे सब श्रेष्ठ यहाँ पे हैं जी, हम ज्ञान लेने आए हैं। जी जी जी, हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है कि हम ज्ञान दे सकें। तो चलिए यह भी अच्छी बात है, क्योंकि हम जितना बढ़िया श्रोता होंगे उतना बढ़िया वक्ता और विद्वान होंगे। और रही बात यह कि हम भी सुनते ही हैं भाई, लेकिन अब सुनने का सबका वो, हम कभी टीवी से या मोबाइल से या कहीं ना कहीं, और ऐसे में ज़्यादातर जो सम्राट शोक क्लब के डॉक्टर सच्चिदानंद जी हैं तो उनका स्पीच मैं ज़्यादा सुनता रहता हूं। तो उससे क्या है, देखिए हम जितना बढ़िया श्रोता होंगे उतना बढ़िया वक्ता और विद्वान होंगे, क्योंकि ज्ञान अनंत है।